और वो एक जगह पर फिल्म में कहते भी है कि भाई जो हिंदुस्तानी थे, जो इंडियंस थे, उनको इस ज्ञान के बारे में हज़ारों साल पहले से पता था। दोस्तों, आज हम लूसी नाम की 2014 की फ्रेंच साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लुक बेसॉन, स्टारिंग स्कारलेट जॉनसन और मॉर्गन फ्रीमैन। ये फिल्म मनुष्य के अंदर अथाह सामर्थ्य छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की देरी है। इस कंसेप्ट के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर, इस थियरी पर यह फिल्म आधारित है। वैसे ये मैंने भारतीय व्याख्या बताई इस फिल्म की, क्योंकि हम भारतीय इस बात में विश्वास रखते हैं कि भाई हमारे अंदर अथाह सामर्थ्य छुपा हुआ है जिसको हम जगा सकते हैं, और उसे जगाने के कई सारे मार्ग हमारी संस्कृति में बताए गए हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये भारतीय व्याख्या बताई मैंने इस फिल्म की। पर इसके मेकर्स ने जिस थियरी पर ये फिल्म बनाई है, उस थियरी का नाम है 10% ब्रेन मिथ। आपने सुना होगा, देखिए मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का केवल 2%, 5%, 10% तक ही उपयोग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का, योग्यता का विकास नहीं करता है। तो इस बात को वेस्टर्न लोग मिथ मानते हैं, कल्पना मानते हैं। जो बात उनके समझ में नहीं आती है उसको वो कल्पना कह देते हैं। तो हमारी इस फिल्म का जो मुख्य पात्र है लूसी, वो गलती से, एक्सीडेंटली एक विशिष्ट प्रकार से बनाए गए ड्रग को कंज्यूम कर लेती है। वो उसके पेट में चला जाता है। अब कैसे जाता है जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर उस ड्रग के उसके पेट में जाने की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से, उसका ये जो ब्रेन का 90% हिस्सा है जिसका हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, वो उसका यूज़ करने लग जाती है। उसके ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, योग्यताएं बढ़ जाती है, और ये पूरे उसके दरवाजे खुल जाते हैं अलौकिक शक्तियों के। बहुत सारी ऐसी पावर्स उसके अंदर आने लग जाती है। वो दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल करने लग जाती है, पंचमहाभूतों को कंट्रोल करने लग जाती है, दूसरों के बॉडीज़ को वो कंट्रोल करने लग जाती है, भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी है उनको वो याद करने लग जाती है। और जब वो 100% अपने ब्रेन को यूटिलाइज करती है, यूज़ करती है, तब सबसे आखिर में जो उसकी सबसे बड़ी पावर उन्होंने दिखाई है वो ये दिखाया है। सबसे आखिर में वो कहती है लूसी कि आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ। अब मैं हर जगह पर हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। ये बात हमारे वेदों से ही ली गई है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। ये हमारे जो 4 वेदों के 4 महावाक्य है। यानी वो जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, जहाँ से हमारी सारी वृत्तियाँ उठती है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की। ये जो भी वृत्तियाँ जिस तत्व से उठती है उस तत्व को हम आत्म तत्व कहते हैं, और वो आत्म तत्व हम है। ये हमारे वेद सिखाते हैं, और तत्व सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। तो ये जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है वो थोड़ा सा उन्होंने एंडिंग में यूज़ किया है, दिखाया कि भाई आई एम एवरीवेयर, मैं सब जगह पर हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। जब वो 100% अपने ब्रेन को यूटिलाइज करती है उस समय। अब लूसी के अंदर ये जो योग्यताएं आती है, उसके अंदर ये जो सारे पावर्स आते हैं, उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है कि वो एक विशिष्ट प्रकार से बनाए गए ड्रग को कंज्यूम कर लेती है। हालांकि ये कारण बिल्कुल ही इलॉजिकल था, क्योंकि ड्रग को ज़्यादा हम कंज्यूम करें तो मौत के सिवाय और कुछ भी नहीं आ सकता। पर हमारी जो सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें हमारे अंदर की छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को, अथाह सामर्थ्य को हम कैसे जगा सकते हैं, इसका पूरा एक अलग से विज्ञान है। कुंडलिनी योग का अलग से विज्ञान है। और हम ऐसे हजारों महापुरुषों के उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपने अंदर के अथाह सामर्थ्य का उन्होंने उपयोग किया था। हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी को आप ले लीजिए। एक ही दिन में वो कई सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते थे, और उन किताबों को वो कंठस्थ भी कर लेते थे। याद रहता था किस पेज पर, किस पन्ने पर क्या बात लिखी हुई है। आप आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण लीजिए। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 16 वर्ष की आयु तक विवेक चूड़ामणि, मणिरत्नमाला और उपनिषदों पर कई सारे भाष्य उन्होंने लिखे थे। कई प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, जिन ग्रंथों को आज के भी बड़े बड़े विद्वान लोग समझने में उनको बड़ा मुश्किल होती है। ऐसे ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की आयु तक लिखकर कंप्लीट कर दिए थे। केवल 32 वर्ष उनकी अल्पायु थी आदि गुरु शंकराचार्य जी की। उन 32 वर्षों में उन्होंने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी, और हमारे देश के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, और उनके द्वारा हमारी सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान उन्होंने किया था। और ये 4 मठ आज भी हमारे सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ बने हुए हैं। या महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी का आप उदाहरण लीजिए। वे भी केवल 32 वर्ष तक ही जीवित रहे। उन्होंने जो गणित के सिद्धांत लिखे, उसको पढ़कर उस समय के जो दुनिया के सबसे बड़े गणित के विद्वान थे, प्रोफेसर हार्डी, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि रामानुजम जी को उन्होंने इंग्लैंड बुला लिया था। और वहाँ पर रामानुजम जी ने उस सिद्धांत के अलावा और भी 3900 गणित के सिद्धांत लिखे। 3900। और उस समय के जितने भी बड़े बड़े विद्वान गणितज्ञ थे उस यूनिवर्सिटी के, कोई भी उन सिद्धांतों को समझ ही नहीं पाया था, उनको सॉल्व नहीं कर पाया था। तो प्रोफेसर हार्डी ने अपने विल में लिख कर रखा था कि मेरे जाने के बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में जो भी गणितज्ञ इस दुनिया में आएंगे वे सभी रामानुजम जी ने जो गणित के सिद्धांत लिखे हुए हैं हजारों,
इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे रामानुजम जी पर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो सिद्धांत लिखे हैं, गणित के प्रमेय लिखे हैं, गणित के सूत्र लिखे हैं, वो पूर्ण रूप से सही साबित होंगे। तो रामानुजम जी ने जो 3900 गणित के सिद्धांत, प्रमेय, सूत्र लिखे थे, वे आज भी गणितज्ञ उन पर अभ्यास कर रहे हैं। उनमें से कुछ जो सूत्र थे, सिद्धांत थे, वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तब कब? जब आज इतना कंप्यूटर का युग है, तब जाकर वो सारे गणित के सिद्धांत आज सही साबित हुए हैं और आज भी उन सिद्धांतों पर आज के गणितज्ञ अभ्यास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन, इनको जिस रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली थी, वो रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप श्रीनिवास रामानुजम जी को मिली थी, केवल 32 वर्ष की अल्पायु में। आज हमें यह सब अविश्वसनीय लगता है कि इतनी अल्पायु में इतने सिद्धांत, इतनी प्रगल्भता कैसे? इसका उत्तर खुद श्रीनिवास रामानुजम जी ने दिया था। वे हमेशा कहते थे कि माँ सरस्वती खुद उनको अंदर से आकर के प्रेरणा देती है। उनके गुरुदेव ने जो उन्हें सरस्वती मंत्र दिया था, जो सरस्वती की उपासना बताई थी, उस वजह से उनकी बुद्धिमत्ता का ये विकास हुआ था। आप द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये ब्रिटिश फिल्म है, वो फिल्म आप जरूर देखिए, या मेरा रिव्यू देखिए आप उस फिल्म का, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। उसमें ये सारी बातें उन्होंने बहुत स्पष्टता से बताई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी का आप उदाहरण लीजिए। वे केवल 22 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, केवल 22 वर्ष की अल्पायु, और इन 22 वर्षों में उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता जैसा एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। श्रीमद् भगवद गीता की वो व्याख्या है, उन्होंने वो व्याख्या लिखी। इसके अलावा अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी, हरिपाठ, इसके अलावा सैकड़ों सैकड़ों अभंग उन्होंने लिखे इतनी अल्पायु में। इतना ही नहीं, उनके एक शिष्य थे चांगदेव महाराज, जो एक बहुत बड़े योगी थे। 1400 वर्ष उनकी आयु थी, 1400 वर्ष उन्होंने अपनी आयु बढ़ाई थी योग करके। हमेशा वो तपस्या में रहते थे, ध्यान धारणा में रहते थे। तो उन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर जी की महिमा के बारे में सुना तो उनको ऐसा लगा, यार एक 22 वर्ष का एक बच्चा है और मैं देखो 1400 वर्ष का योगी, इतना महान तपस्या वगैरह मैंने किया हुआ है, और उसके पास ऐसा क्या है? मतलब उनके अंदर एक अहंकार था चांगदेव महाराज के अंदर। पर जब उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी की महानता देखी, उनके ज्ञान को जब उन्होंने अनुभव किया, तो चांगदेव महाराज उनके शिष्य बन गए। 22 वर्ष के गुरु और 1400 वर्ष के शिष्य। इतना ही नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी को एक दिन पूरन पोली खाने की इच्छा हुई थी, तो उन्होंने अपनी बहन को गांव से घड़ा लाने के लिए कहा था, जिस मिट्टी का, जिस पर वो पूरन पोली बनाते हैं, पर गाँव वालों ने देने से मना कर दिया था, उनको बहिष्कृत किया गया था। तो कुंडलिनी योग का उन्होंने अभ्यास किया हुआ था संत ज्ञानेश्वर जी ने। इसका उल्लेख वे ज्ञानेश्वरी गीता में भी करते हैं, 6ठे अध्याय में कुंडलिनी योग का। तो जो कुंडलिनी योग का उन्होंने अभ्यास किया हुआ था, उसका उपयोग करके उन्होंने अपनी पीठ को गर्म किया और उस पर उनकी बहन मुक्ताबाई जी ने पूरन पोली की थी। इसके बाद में अष्टावक्र मुनि जी का आप उदाहरण लीजिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जिस ज्ञान को सर्वोच्च कहा गया है, आत्मज्ञान को, उस आत्मज्ञान को अष्टावक्र मुनि जी ने बाल्यावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। उनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, काला शरीर था, कुरूप थे दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। पर ऐसी बाल्यावस्था में ही वे राजा जनक को उन्होंने चुनौती दे दी थी, चैलेंज कर दिया था शास्त्रार्थ के लिए। और उनके ज्ञान को देखकर राजा जनक जी उनके चरणों में बैठ गए थे, उनके शिष्य बन गए थे, और अष्टावक्र मुनि जी को सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनके पाँव धोकर पानी पिया था राजा जनक ने, चक्रवर्ती सम्राट ने, और ये कहा था कि हे अष्टावक्र मुनि जी, मुझे ज्ञान का दान दीजिए। या लगद या बोधायन, अपस्तम, कात्यायन, ऐसे कई सारे महान महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री हमारे भारत में हजारों हजारों वर्ष, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हो चुके हैं, जिन्होंने गणित के और खगोल शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत खोजे थे। जब इस पूरे विश्व में के लोगों को रहने का भी, खाने का भी ढंग नहीं था, उनसे भी हजारों वर्ष पहले हमारे इस भारत भूमि में मानव सभ्यता की सर्वोच्च ऐसी संस्कृति का विकास हुआ था। इनके अलावा हमारी संस्कृति में कई सारी ऋषिकाएं भी हो गई है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है, जैसे कि लोपामुद्रा, वैवस्वती, गार्गी, सूर्या, ऐसी कई सारी ऋषिकाओं के नाम हमारी संस्कृति में आते हैं, जिन्होंने उपनिषदों के श्लोक लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं। ऐसे हजारों हजारों महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के, हमारे पूर्वजों के हम उदाहरण दे सकते हैं। इतनी महान हमारी सभ्यता है, और इन सभी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, ऋषिकाओं ने अपनी इस योग्यता का विकास ब्रह्मचर्य के माध्यम से किया था, एकाग्रता के माध्यम से किया था, कुंडलिनी योग के माध्यम से किया था, तपस्या के माध्यम से किया था, उनके गुरुदेव की सेवा के माध्यम से इस स्थिति को, इस योग्यता का उन्होंने विकास किया था। और दोस्तों, कुंडलिनी योग का तो अपना पूरा अलग से एक विज्ञान है। हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को कैसे जागरूक करना होता है, उनके ऊपर कैसे त्राटक किया जाता है, उन चक्रों को कैसे विकसित किया जाता है, किस चक्र पर ध्यान करने से कौन सी योग्यताओं का विकास होता है, मनुष्य स्वभाव में कैसे बदलाव होते हैं, अन्न में शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मनो में शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्राण अपान की गति को कैसे सम किया जाता है, श्वासोच्छ्वास की गति को कैसे कम किया जाता है, या
जब हम दाएं नथुनी से श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो उसका क्या हमारे शरीर पर असर होता है, बाएं नथुनी से श्वासोच्छ्वास लेने से उसका क्या हमारे शरीर पर असर होता है। इसका पूरा कुंडलिनी योग का अपना एक पूरा अलग से विज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने लिख कर रखा है हमारे शास्त्रों में, और इस माध्यम से हम अपनी जीवन के योग्यताओं का विकास कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास कर सकते हैं। तो ये कोई मिथ नहीं है। ये फिल्म भी यही बात बताने की कोशिश करती है कि भाई ये मिथ नहीं है। इस पर मॉर्गन फ्रीमन नाम के एक खोजकर्ता दिखाए जो इस पर खोज कर रहे होते हैं। इस पर जो ये 10% ब्रेन मिथ है, इस पर वो खोज कर रहे होते हैं। इस पर उन्होंने काफ़ी किताबें वगैरह लिखी है। वही कैरेक्टर मॉर्गन फ्रीमन ने इसमें प्ले किया है। और वो एक जगह पर फिल्म में कहते भी है कि भाई जो हिंदुस्तानी थे, जो इंडियंस थे, उनको इस ज्ञान के बारे में हज़ारों साल पहले से पता था। ये पूरा फिल्म में अलग से डायलॉग है, ये मेंशन किया हुआ है उन्होंने फिल्म में। पर दोस्तों आज देखिए हम किस प्रकार से अंतर्मुख होने की बजाय बहिर्मुख होते जा रहे हैं और हम अपनी ही शक्तियों का, अपनी ही योग्यताओं का विनाश कर रहे हैं। इस वजह से जहाँ एक समय था हमारे देश में जब 16 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु तक हमारे महापुरुष, हम इस देश के युवा बच्चे बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे, बड़े बड़े शास्त्र लिखते थे, कई कई विद्याओं में पारंगत होते थे। इतनी योग्यताओं को भी विकास करते थे एकाग्रता से, ब्रह्मचर्य के पालन से, संयम से। पर हम जितना जितना बहिर्मुख होते जाते हैं, संयम से, एकाग्रता से दूर होते जाते हैं, उतना उतना ही हमारी योग्यताओं का विकास होते जाता है। और एक तरफ जहाँ हम इतने महान बन सकते हैं, जीवन में योग्यताओं का विकास कर सकते हैं, वो सब छोड़कर हम बहिर्मुख होते जा रहे हैं। क्योंकि ये सभी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी भी बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, हम बहिर्मुख होते जा रहे हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक फ्रेंच फिल्म मेकर लूसी जैसी फिल्म बनाता है, उसमें वो ये बात भी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तानियों के पास में ये सब ज्ञान था पहले। इस बात का वो रेफरेंस देता है, यानी उसने कुछ तो स्टडी किया होगा ना इस विषय के बारे में। पर हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स और ज़्यादा जनरेशन को, हमारी नई जनरेशन को बहिर्मुख कैसे करना है, इस बार इस पर ही फिल्में बना रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन पर फिल्में बना रहे हैं। अगर आप लूसी इस फिल्म को देखेंगे ना तो इसमें एक्शन वगैरह से भी ज़्यादा फिलोसॉफी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। आप पूरी फिल्म देखिए, किसी किसी को ये फिल्म थोड़ी सी बोर भी लग सकती है क्योंकि बहुत सारी फिलोसॉफी की वगैरह वगैरह बातें की गई है इस फिल्म में, पर फिर भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी को ये फिल्म रिकमेंड करूँगा। भले ही इस फिल्म में वो ड्रग वगैरह वाला पार्ट जो दिखाया है वो थोड़ा सा इलॉजिकल हमें लगता है, पर जो ओवरऑल इसके पीछे की फिलोसॉफी उन्होंने दिखाई है वो अच्छी थी। और मैं चाहता हूँ कि यार भारत में भी ऐसा कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर हम कितनी फिल्में बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते हैं। हमारे पास तो क्या क्या नहीं है यार, कुंडलिनी योग है, हमारे अंदर की शक्तियों का विकास करने के कितने सारे मार्ग हमारी संस्कृति में बताए गए हैं, कितने अलग अलग प्रकार के योग हमारी संस्कृति में बताए हैं। इन सभी प्रकार की योग विद्याओं का उपयोग करके हम हमारी शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फिल्म बन सकती है ना कि कोई हमारे भारत का युवा इस प्रकार से कुंडलिनी योग को जागरूक करता है किसी संत की शरण में जाकर, और उसके अंदर ये पूरी शक्ति का विकास होता है। जैसे शक्तिमान, ये जो सुपर हीरो टीवी सीरियल है वो इसी पर आधारित है। देखिए शक्तिमान भी अपने गुरुदेव के पास में जाकर कुंडलिनी योग को जागरूक करता है। वो 7 चक्र शक्तिमान के अंदर देखिए वो 7 चक्र हमें दिखाई भी देते हैं। आपने जो पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा। तो हाँ, शक्तिमान में मुकेश खन्ना जी ने इस कंसेप्ट का यूज़ किया है। अब मुकेश खन्ना जी इस देश की जड़ों से, इस संस्कृति से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें पता है इस संस्कृति के बारे में, इस वजह से उन्होंने ये बात दिखाई। पर आजकल के फिल्म मेकर्स देख लीजिए ना, वो इस देश से जुड़े हुए हैं ना इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर की वेस्टर्न पढ़ाई पढ़ ली है और वही सेक्सुअल लिबरेशन और ये और वो फलाना ढीमका कुछ भी बनाते जा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसके साथ में इस देश की जनता जुड़ ही नहीं सकती। मैं लूसी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब हम बात करते हैं पेरेंटल गाइडेंस के बारे में। वैसे भी देखिए ये एक R-रेटेड फिल्म है, तो सवाल ही नहीं उठता कि अपने फैमिली के साथ में बैठकर आप ये फिल्म देखो। ढेर सारा वायलेंस की वजह से ही, खून खराबा वगैरह है, इस वजह से उसे ये R रेटिंग दी गई है। यानी हमारे भारत के हिसाब से A सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए। तो ढेर सारा वायलेंस है, खून खराबा है, बहुत सारी एक्शन है, तो बच्चों के हिसाब से ठीक भी नहीं है। न्यूडिटी वगैरह तो नहीं थी, पर ये फिल्म परिवार के साथ में देखने जैसी तो नहीं है ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आप अकेले ये फिल्म देखिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या अनुभव है फिल्म देखने के बाद में, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।